तो हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का सरवन लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं ऑब्जेक्टिव के, साइंस के, आपके केमिस्ट्री के भी और बायो के भी और फिजिक्स के भी जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा टारगेट है, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग उसको पूरा भी करेंगे। वो है 5000 लाइक के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। जो भी वीडियो आप बनाने के लिए कहेंगे मैं वो वीडियो बनाऊँगा और एक बेहतर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आप मेरी भी रिक्वेस्ट आप मान लीजिए 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये चीज़ करेंगे भी। ठीक है, और ये भी विश्वास है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट भी करेंगे। मैं क्या कहा था कि मेरी एक अलग से कॉपी बना दीजिएगा जिसमें सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में ये देख सके कि हाँ, जो मैं पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे साथ आप लोग नोट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है ऑप्शन ए 726 वाट के, ऑप्शन बी 736 वाट के, और ऑप्शन सी 746 वाट के, और ऑप्शन डी 756 वाट के। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने के, तो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कभी भी आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप इसको टिक कर देंगे अच्छे से। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f के, दर्पण के फोकस दूरी f के तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो ऑप्शन ए f बराबर r, ऑप्शन बी f बराबर 1/r, ऑप्शन सी 2f बराबर r, कि ऑप्शन डी f बराबर 2r। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो चलिए आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए। अब मैं इसका बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी f में तथा वक्रता त्रिज्या r में बीच जो संबंध होता है वो होता है 2f बराबर r। क्या होता है, 2f बराबर r होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या है हमसे कि एक उत्तल पेन ले लेता हूँ मैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है, 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि f का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि f बराबर r/2 होता है कि नहीं। जैसे अब ये संबंध देखिए 2f, ये पढ़े हैं ना कि 2f बराबर क्या होता है, r होता है। अगर हम f निकालें तो r/2 होगा कि नहीं, हो जाएगा आराम से। तो वही चीज़ तो है, r का मान 32 दिया है, f का वैल्यू पूछा है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। r कितना दिया है आपका 32, तो 32/2 कितना आ जाएगा 16, तो 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर 16 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन चौथा करते हैं कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन के, ऑप्शन बी प्रोटीन एवं वसा के, ऑप्शन सी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, कि ऑप्शन डी इन सभी में। चलिए बताइए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं कि जो अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो प्रोटीन के भी होता है, प्रोटीन में वसा में भी होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में। मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, इन सभी में, इन सभी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए, कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ों में, ऑप्शन बी रंध्रों में, ऑप्शन सी वात रंध्रों में, और ऑप्शन डी इन सभी में। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं कि जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है वो कहाँ, रंध्रों में पाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2SO4 विलयन का pH मान है,
कह रहा है H2SO4 के विलयन का पीएच मान बताइए, 0 कि 7 कि 7 से कम कि 7 से अधिक। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए। मैं बताता हूँ कि H2SO4 के विलयन जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम को क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय कहते हैं, 7 को हम उदासीन कहते हैं, 7 से जो अधिक होता है उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अम्लीय। H2SO4 अम्लीय होता है, इसलिए 7 से कम इसका पीएच मान होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय कि क्षारीय कि उदासीन कि उभयधर्मी। तो चलिए आप लोग अपना आंसर टिक कीजिए। मैं बताता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, अपने दिमाग में भी इसे बैठा लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद अच्छा क्वेश्चन है कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है, फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में कि त्वचा में। तो चलिए आप लोग आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं कि जो दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जाता है वो किस अंग में जाता है, तो फेफड़ों में जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन ए चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी मकड़ी और ऑप्शन डी जीवाणु। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो वो चीन के विद्यार्थियों से अधिक समानता होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों यह है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तक किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तक किया जाता है, ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा और ऑप्शन सी पक्षमापी द्वारा और ऑप्शन सी परितारिका द्वारा। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तक किया जाता है तो पक्षमापी द्वारा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए कितना बेहद अच्छा क्वेश्चन 11 है। ये कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी अनंत। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज के लिए मैं बताता हूं। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु स्थित होता है वो कहाँ पे, अनंत पर स्थित होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपना यही सोचे होंगे कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे समझेंगे। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है कि कभी बढ़ता और कभी घटता है। तो चलिए आप लोग सोच लीजिए, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आप लोगों को कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनेमो उत्पन्न करता है, डायनेमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल कि विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों डायनेमो उत्पन्न करता है आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल डायनेमो उत्पन्न करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यह है कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी यूरेनियम और ऑप्शन सी जैव मात्रा और ऑप्शन डी जीवाश्मी ईंधन। तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर चूज कीजिए और मैं इसका आप लोगों को सही आंसर बताता हूं कि क्या होगा। तो तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन जो होता है वो जीवाश्मीय ईंधन होता है। ठीक है, जीवाश्मीय ईंधन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि घरों के कचरों में होता है, घरों के कचरों में होता है अजैव निम्नीकरण कि हाइड्रोकार्बन्स कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर चूज कर लीजिए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों घरों के कचरों में क्या होता है, तो जैव निम्नीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन से आप लोग के सामने आ गया कि गंगा को प्रदूषित करने वाला कारक है, गंगा को प्रदूषित करने वाले कारक हैं कीटनाशक, रसायन, कचरा वाहित मल कि ये सभी। तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर चूज कर लीजिए और मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। तो दोस्तों गंगा को प्रदूषित करने वाले कारक ये सभी हैं, कीटनाशक भी है, रसायन भी है, कचरों वाली वाहित मल भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सभी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 जूल के 3.2 × 10⁻24 जूल के 3.6 × 10⁻16 जूल के 1.6 × 10⁻19 जूल के। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये भी जानते हो रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल कि सूर्य का प्रकाश के ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं सही आंसर बताता हूं। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, क्लोरोफिल भी होता है और सूर्य का प्रकाश भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और याद भी कर लेंगे। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी जठर रस और ऑप्शन डी पित्त रस। तो चलिए दोस्तों इसका आप लोग आंसर चूज कर लीजिए, मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यकृत स्रावित करता है पित्त रस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, आप लोग नोट भी कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एटीपी तथा NADP और 2H का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन से माइटोकॉन्ड्रिया में कि क्लोरोप्लास्ट में कि ऑप्शन सी प्राक्सीसोम्स में कि लाइसोसोम्स में। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों एटीपी तथा NADP 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है वृक्क से फेफड़ों में, त्वचा की यकृत। तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर चूज कर लीजिए और मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा त्वचा से संबंधित त्वचा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं तो वायदल, अंडाशय, बीजांड की परागकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग चूज कर लीजिए और मैं बताता हूँ इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि पराग कोष में होते हैं तब परागकरण होते हैं और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 और। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात में होता है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात में होता है 3:1 कि 1:2 संबंध 1 कि 2:1 संबंध 1 संबंध 2 कि 9:3 संबंध 3:1। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो एक संकर क्रॉस के जीन प्रारूप अनुपात में होता है 1:2 और 1 के अनुपात में होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY XX
कि वाई कि एक्स एक्स। तो चलिए आप लोग चूज़ कीजिए और अपना आंसर चूज़ कीजिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग जानते रहे होंगे, ठीक है, कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो एक्स वाई होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के लास्ट क्वेश्चन बहुत सा प्यारा क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का आणविकरणीय स्रोत है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का आणविकरणीय स्रोत है, लकड़ी कि सूर्य कि जीवाश्मीय ईंधन कि पवन, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए और मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का आणविकरण स्रोत है, तो ऑप्शन सी जीवाश्मीय ईंधन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 25 में से कितना मार्क्स आपको आया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप एक बेहतर अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा फेयर अलग से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और जो मैं टारगेट दिया था 5000 लाइक के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे पूरा भी करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, निरंतर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जो भी चाहते हैं कि ये चीज़ें बना दिया जाए, आप कमेंट कीजिए, उस चीज़ को बनाया जाएगा। और अच्छे अच्छे टीचर इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आप पढ़िए, अच्छे से नॉलेजमेंट प्राप्त कीजिए और पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।